वेदा देव पुष्कर के महल में खड़े थे, जहां पर देव पुष्कर ने एक चुनौती रखी थी वेदा के सामने, जिस चुनौती को अगर वो पूरा कर लेते तो उन्हें वो पत्थर का तीसरा अंश मिल जाता। पर यह चुनौती कोई आम चुनौती नहीं होने वाली थी। वेदा दरबार में खड़े थे कि एकदम से सारे दरबारी खड़े हुए और उन्होंने अपना हाथ ऊपर की ओर किया, जिस पर वेदा हैरान हुए कि आखिर ये सब कर क्या रहे हैं और आखिर होने क्या वाला है। उसी समय पूरा महल हिलने लगा और वेदा एक खुले से मैदान में पहुंच गए। चारों तरफ लोग ही लोग खड़े थे जो चिल्ला रहे थे। सामने एक ऊंचा सा सिंहासन लगा हुआ था, जिस पर देव पुष्कर बैठे हुए थे और वेदा एक रण क्षेत्र के बीचों बीच खड़े थे। तुम अगर मेरे सबसे शक्तिशाली दानव को हरा दोगे, जिसे हमने धरातल से पकड़ा था और यह हद पार शक्तिशाली है, अगर तुमने इसे हरा दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम उस पत्थर के अंश के लायक हो और उसे बचा सकते हो। पर अगर तुम उसे नहीं जीत पाए और तुम हार गए तो वो दानव तुम्हें मार देगा। ये युद्ध सिर्फ उस पत्थर के अंश का नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन और मौत का भी है। ध्यान से लड़ना, वरना ये तुम्हारी अंतिम लड़ाई भी हो सकती है। मेरे सैनिकों, खोल दो उसे। देव पुष्कर जोर से चिल्लाते हैं, जिस पर जितने भी सैनिक वहां पर खड़े थे वो उस बड़े से दरवाजे को खोलते हैं और खुद गायब हो जाते हैं। वेदा बिल्कुल हैरान थे, क्योंकि वो एक ऐसी मुसीबत में फंस गए थे जिसके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं था। और एक तो देवलोक में आकर वो कोई भी पावर सेंस नहीं कर पा रहे थे, पर फिर भी उनकी छठी इंद्री उन्हें ये बता रही थी कि इस दरवाजे के पीछे कोई ना कोई खतरनाक चीज है जो बस तेजी से बाहर आने वाली है। कि उतनी देर में शेर के गुर्राने की आवाज आई। जितने भी लोग वहां पर खड़े हो हल्ला मचा रहे थे वो एकदम से शांत हो गए। भारी कदम आगे बढ़ाते हुए एक जीव उस पिंजरे से बाहर आया और जो वेदा ने देखा उससे वेदा बिल्कुल हैरान हो गए। उनकी सांसें तेज हो गई और वो सोच में पड़ गए कि क्या कभी कोई ऐसा जीव भी हो सकता है। वेदा के सामने एक ऐसा जीव खड़ा था जिसका सर और धड़ तो शेर का था, पर उसके पीठ पर बांस के जैसे बड़े बड़े पंख थे। पूंछ उसकी किसी सांप की तरह लंबी थी और उसकी जुबान भी और आंख भी सांप जैसी दिखती थी। पंजों के नाखून हद से भी ज्यादा बड़े और खतरनाक थे और मुंह से उसके हल्की हल्की आग निकल रही थी। अरे बाप रे, ये क्या भला है? इससे कैसे लड़ पाऊंगा? न शेर है, न बाज है, न सांप है। ये कैसा दानव है? लगता है आज मेरी मौत तय है। वेदा ये सोच रहे थे कि वो शेर जोर से गुर्राया, जिस पर सब लोग उस शेर के नारे लगाने लगे, जिससे शेर बार बार अपने मुंह से आग निकालता। क्या हुआ, डर गए? वो भी अभी से? अभी तो ये अपने असली रूप में आया ही नहीं है। ये तो इसका सबसे कमजोर रूप है। अभी असली रूप देखना बाकी है। जब तुम इसका असली रूप देख लोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि ये कितना उग्र और कितना खतरनाक है। इसके सामने कोई टिक नहीं पाता तो तुम कैसे टिकोगे? ये मैं देखना चाहूंगा कि लड़ाई कैसे होगी। ये है वो चुनौती जो तुम्हारे सामने खड़ी है। जीतो और ले जाओ उस तिलस्मी पत्थर के अंश को। युद्ध शुरू किया जाए। देव पुष्कर ने कहा, जिस पर शंख बजा और वो शेर भड़क कर वेदा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा।
शुरुआत में वेदा उस शेर से बचकर यहाँ वहां भागते रहे। सब ये देख रहे थे और हो हल्ला कर रहे थे। वेदा को ऐसा लग रहा था कि वो किसी सर्कस में है। वेदा ने यह सोच लिया था कि भागकर अब कोई फायदा नहीं है, उन्हें इससे लड़ना ही होगा। जिस पर उन्होंने अपने भागते कदम रोके और कुछ मंत्र का जप करने लगे। आपने भी मेरा असली रूप नहीं देखा। मैं कोई सामान्य मनुष्य नहीं हूं, मैं एक दिव्य ताकत का अंश हूं। ये वही समय है जब मैं मेरी पूर्ण शक्तियों का उपयोग कर पाऊंगा। वेदा गुर्राए, जिस पर वेदा के हाथ का वो टैटू चमका। उनकी आंखें पूरी सफेद हुई और वो आधे हवा में उड़ने लगे। शेर उनकी ओर भागते हुए आया। एकदम से वेदा दूर हुए, जिस पर सब शांत हो गए। वेदा ने अपनी ताकत को एकत्रित किया और उनके हाथ में एक तलवार आ गई। शेर फिर आया, जिस पर वेदा उससे लड़ने लगे। लड़ाई बराबर की हो रही थी। वेदा शेर पर हावी हो रहे थे। ये होती लड़ाई देखकर सब काफी हैरान थे और देव पुष्कर खुश थे। पर देव पुष्कर इस बात से चौंक भी गए थे, क्योंकि इस जीव को पकड़ने में कितने ही देवों की ताकत लगी थी और यहाँ पर वेदा अकेले ही उससे लड़ रहे हैं, जो कि एक तरह से किसी आम इंसान के लिए संभव था। शेर लड़ते लड़ते अब थोड़ा थोड़ा वेदा से डरने लगा था। शेर गुर्राकर वेदा की ओर भागते हुए आया, जिस पर वेदा भी गरजे और कूद कर शेर की पीठ पर चढ़ गए। उन्होंने उसकी पीठ पर बैठे बैठे ही उसका सर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए और वहां पर एक सन्नाटा पसर गया। वेदा खुश हुए और वो यहां वहां जश्न मनाने लगे। देखिए, मैंने हरा दिया इसे, इसका सर धड़ से अलग कर दिया। अब तो आप मानते हैं ना कि मैं उस पत्थर के तीसरे अंश के लायक हूं, मैं उसे बचा सकता हूं। कृपया करके आप उसे जल्दी दीजिए, क्योंकि बहुत देर हो रही है। वेदा ने देव पुष्कर से कहा, जिस पर देव पुष्कर हंसते हुए उन्हें पीछे की ओर इशारा करते हैं। लगता है तुम भूल रहे हो कि मैंने क्या कहा था। अभी उसका असली रूप आना बाकी है। जरा पीछे मुड़कर तो देखो, अभी लड़ाई बाकी है। तो उस दानव के शरीर से एक काले रंग का कोई पदार्थ निकला और वो शेर के कटे सर में घुस गया, जिस पर वो कटा सर वापस से उस धड़ से जाकर जुड़ा और वो शेर खड़ा हो गया, जिस पर वो दानव और बड़ा होने लगा। उसके सर पर सींग आ गए, पंख और भी ज्यादा बड़े हो गए और जो पीछे सांप की पूंछ थी उसकी जगह एक सांप का मुंह आ गया। वो बहुत ही ज्यादा जहरीला लग रहा था और उग्र। वेदा के पैर कांपने लगे। वो ये सोच में पड़ गए कि अब वो इससे कैसे लड़ेंगे। शायद यही उस दानव का पूर्ण रूप था और वो अपने मुंह से अब और भी ज्यादा आग उगल पा रहा था। पर वेदा इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार थे। वो भी शेर की ओर बढ़े, शेर उनकी ओर बढ़ा। Eight. रण क्षेत्र में खड़े वेदा, आसपास से गूंजती लोगों की आवाजें, देव पुष्कर के हंसने की आवाज और बार बार उस दानव के गुर्राने की आवाज सब वेदा के कानों में गूंज रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो एक जोकर की तरह हैं, जो सर्कस के बीच में खड़े सबका मनोरंजन कर रहे हैं। वो जीव जिसे भी थोड़ी देर पहले
वेदा ने मार दिया था, उसका सर धड़ से अलग कर दिया था, पर वो फिर से जिंदा हो गया। जिंदा हुआ भी तो कैसे? अपने पूर्ण रूप में आकर, जिसे देखकर वेदा डर रहे थे और पीछे की ओर जा रहे थे। वेदा की शक्तियां कमजोर होने लगी थी, और शक्तियां कमजोर होने का कारण बस ये नहीं था कि उन्होंने अपनी शक्तियों का काफी इस्तेमाल कर लिया था, बल्कि कारण ये था कि उनका आत्मविश्वास उस दानव को देखकर नीचे गिरने लगा था। क्या हुआ मनुष्य? यही थी तुम्हारी शक्तियां, यही था तुम्हारा पूर्ण रूप। एक दानव से तो जीत नहीं पाए और रक्षा करोगे उस तिलस्वी पत्थर के तीसरे अंश की। मूर्ख, तेरी वजह से पहला अंश चोरी हुआ, तेरी वजह से अब दूसरा अंश भी चोरी हो जाएगा, और अगर मैं तुझे ये तीसरा अंश भी दे दूं तो तेरी मूर्खता की वजह से ये भी चोरी हो जाएगा। तू एक नंबर का लापरवाह है, और तुम मनुष्य होते ही ऐसे हो, लापरवाह, मतलबी। देवपुष्कर ने ताना मारा। वेदा की आंखों में आंसू आ गए। वो दानव तेजी से भागते हुए वेदा के पास आया और उसने वेदा को उठाकर दूर फेंक दिया। अभी वेदा उठ पाते कि वो फिर से आया और उसने अपना पंजा वेदा के चेहरे पर मारा, जिससे वेदा के कानों में सीटी बजने लगी और आसपास से आती आवाजें बिल्कुल शांत सी हो गई। उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। देवपुष्कर कुछ कह रहे थे, वो ये भी नहीं सुन पा रहे थे। दानव बार बार गुर्रा रहा था, पर वो भी वेदा को सुनाई नहीं दे रहा था। वेदा को बस एक सीटी की आवाज सुनाई दे रही थी। एकदम से वेदा खड़े होकर भागने की कोशिश करते हैं कि उस दानव ने वेदा के कंधे पर जोर से काटा। वेदा दर्द से चिल्ला उठे। उस दानव ने वेदा को मुंह से उठाया और दूर चलाकर फेंका। वेदा बुरी तरह हार रहे थे। वो दानव उन्हें उठा उठाकर यहां वहां पटक रहा था। वेदा को अपनी हार दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वेदा पूर्ण रूप से हार चुके हैं। वो हिम्मत भी हार गए और जंग भी हार गए। वेदा ने अपनी आंखें बंद करके हार स्वीकार करी। देवपुष्कर खड़े हुए और बोले, खत्म कर दो इसे, कोई फायदा नहीं इसका, इसने बस हमारा समय व्यर्थ किया है। वेदा जमीन पर गिरे हुए थे। पूरे शरीर से उनके खून निकल रहा था। लगभग उनकी हड्डियां टूट चुकी थी। छाती का मांस पूरा फट चुका था। कान से उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था और दर्द उनके रग रग में था। वेदा अपनी शुरुआत से लेकर अपने अंत को याद करते हैं। सोचने लगे, अब उनके मरने के बाद क्या होगा? क्या वो सफेद पक्षी ह्यूमैनिटी को बचा पाएगा? क्या वो शैडो क्लैन सबको मार देंगे? वो दानव अपने भारी कदम जमीन पर रखते हुए वेदा की ओर आ रहा था। वेदा धरती के कंपन को महसूस कर पा रहे थे। उनकी सांसें उखड़ने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। शायद यही अंत था वेदांत मिश्रा का। कहा जाता है कि हर कहानी का अच्छा अंत होता है, एक हैप्पी एंडिंग। पर शायद ये सिर्फ रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में नहीं। सत्य की जीत पहले होती थी। आज तो सत्य अपाहिज होकर जमीन पर बिखरा हुआ था। वेदा हिम्मत हार चुके थे और खुद को उन्होंने ढीला छोड़ दिया। वो दानव आया। उसने अपनी पूंछ से, जिस पर सांप का मुंह निकला हुआ था, उससे वेदा को उठाया। वेदा का मुंह का हिस्सा सांप के मुंह में था और लात का हिस्सा उस दानव के मुंह में। सब जोर जोर से चिल्ला रहे थे। दानव ने जोर लगाया और वेदा के दो टुकड़े हो गए। वेदा की धड़कनें रुक गई। एक हिस्सा वेदा का दूसरी तरफ जाकर गिरा और एक हिस्सा दूसरी तरफ। सब शांत हो गए।
देव पुष्कर ये देखकर थोड़े से उदास हुए और अफसोस मनाकर वो वापस मुड़े कि तभी उन्होंने एक चीज देखी। वेदा की लातें हिल रही थी, वेदा के हाथ हिल रहे थे। एक काले रंग का धुआं वेदा के शरीर से निकलने लगा और एक झटके से वेदा के ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा आपस में जुड़ गया। वेदा की आंखें खुली, आंखें सुर्ख काली और चेहरे पर डरावनी सी मुस्कान, जैसे उनके अंदर शैतान आ गया हो। वो जोर से गरजे, जिसे देव पुष्कर भी डर गए। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो आम मनुष्य नहीं, ये आम मनुष्य के साथ हो ही नहीं सकता। ये असंभव है, असंभव। हवा में आधे उड़ते हुए उस दानव की ओर तेजी से बढ़े। उस दानव ने वेदा पर हमला किया, जिस पर वेदा ने उसे एक हाथ से उठाया। उनके एक हाथ में सांप का मुंह और एक हाथ में उस दानव का मुंह, और वेदा ने उस दानव को बीच से ही फाड़ दिया। उस दानव के दो हिस्से हो गए और जो उसके अंदर से काले रंग का पदार्थ निकल रहा था, वेदा उसे पीने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो वेदा है ही नहीं, बल्कि कोई दानव है जो वेदा के शरीर में आ चुका है। वो दानव हार चुका था। वेदा ने देव पुष्कर की ओर देखा और वो मुस्कुराए कि एकदम से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। वेदा के दिल वापस से धड़कने लगा, सांसें चलने लगी और उन्हें ऐसा लगने लगा कि सब कुछ ठीक है। वो किसी तरह उठे तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर से काले रंग का धुआं ऊपर की ओर जा रहा है और उस धुएं ने शैडो क्लैन के महाराज का रूप ले लिया। मेरी तरफ से तुम्हें एक तोहफा, मुझे वो एक्सिलर जल्दी ला कर दो। और हाँ, याद रखना, ये पहली बार और आखिरी बार था जब मैंने तुम्हारी मदद की है। तुम्हारा काम मुझे एक्सिलर देना है। उसके बाद तुम्हारे साथ कुछ भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जब तक मुझे मेरा एक्सिलर नहीं मिलता, तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। वेदा सुनकर बिल्कुल हैरान थे और दूसरे ही पल खुश भी। उनका शरीर जो भी अलग हो गया था और दो हिस्सों में बंट चुका था, वो बिल्कुल पहले जैसा हो गया। तुम जो भी हो मुझे नहीं पता, वरना मुझे जानना है। मैं तुम्हें वो पत्थर का तीसरा अंश दे रहा हूं और तुम उसे हमेशा अपने पास रखो। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। बस आज के बाद कभी भी यहां पर मत आना, क्योंकि तुम कोई मनुष्य नहीं हो और कोई तुम्हारे अंदर दिव्य ताकत भी नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई शैतान है। शैतान, ये लो और चले जाओ यहां से। इतना बोल देव पुष्कर अपना हाथ हवा में घुमाते हैं और एक बॉक्स उनके हाथ में आ जाता है, जिसे वो वेदा की ओर भेजते हैं। वेदा उसे खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर वही पत्थर का अंश होता है, जिसे वेदा रख लेते हैं और सब कुछ एकदम से गायब हो जाता है। और वेदा उस सोने के द्वार के बाहर खड़े होते हैं, जहां पर वो बड़ा सफेद पक्षी मौजूद होता है। अंदर जो जो हुआ वेदा ने वो सब उसे बता दिया और वो दोनों निकल पड़े नीचे धरती की ओर, जहां पर उन्हें बस अब उन दो पत्थरों को मिलाना था, जिसे प्रोजेक्ट 54 वहां पर आ जाता और वो उसे शैडो क्लैन के हवाले कर देते। उस तिलस्वी पत्थर का तीसरा अंश लेकर वेदा देव पुष्कर से उस सफेद पक्षी के साथ नीचे आए, जहां पर वेताल और पिशाच राज उनका इंतजार कर रहे थे। वेदा को सही सलामत देखकर वो दोनों खुश हुए, जिस पर वेदा ने आते ही उनके साथ ऊपर जो हुआ उसके बारे में उन्हें सब बताया। और ये सुनकर उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। मतलब वेदा के दो टुकड़े हो गए और बाद में वो आपस में जुड़ भी गए।
ये सुनने में तो असंभव लग रहा था, पर दूसरी दुनियाओं की ताकतों के साथ कुछ भी हो सकता है। खैर, वेदा सही सलामत थे, यही उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। चलो, तीसरा अंश भी मिल गया। अब बस हमें उस प्रोजेक्ट 54 को बुलाना है, पर हम उसे कहां पर बुलाएं? मुझे ये जगह लड़ने के लिए सही तो नहीं लग रही। बेताल जी, आप बताइए, आसपास कोई जगह है जहां पर हम लड़ सकते हैं? वेदा ने पूछा, जिस पर बेताल ने आसपास देखते हुए कहा, यहां पर लड़ना बहुत मुश्किल होगा। आसपास पेड़ ही पेड़ हैं। पास में एक मैदान है, हम वहां पर चलते हैं। इतना बोल बेताल ने हवा में हाथ घुमाया और वह सब उसी मैदान में पहुंच गए। वेदा ने सबसे पहले शैडो क्लैन के उस मेंबर को बुलाया और सारी बात बताई, जिस पर वो बोला, मुझे पता है सब। हम तुम्हारे साथ ना होते हुए भी तुम्हारे साथ हैं। सब सुन पा रहे हैं, सब देख पा रहे हैं। तुम्हें जो करना है करो। हमारे महाराज को जब आना होगा वो बिना देरी के आ जाएंगे। जिस पर वेदा ने हाँ में सिर हिलाया और बेताल से वो पत्थर का दूसरा अंश मांगा। दूसरा अंश और तीसरा अंश वेदा ने जोड़ा, जिससे तेज रोशनी पूरे मैदान में फैल गई। उसकी एनर्जी काफी बढ़ गई थी और वो तेजी से चमक रहा था। बस अब वो प्रोजेक्ट 54 आता ही होगा। जैसे हमने सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। एक बार शैडो क्लैन उस प्रोजेक्ट 54 से निपट ले, बस फिर हमारा काम खत्म। इतना बोलते ही वेदा को सेंस हुई एक नेगेटिव एनर्जी जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। सबने एक दिशा की ओर देखा, दक्षिण दिशा, जहां से वो एनर्जी आ रही थी। और उसकी वो एनर्जी वेदा और बाकी सब सेंस कर पा रहे थे। कुछ देर बाद उन सबको हवा में कोई उड़ता दिखाई दिया, जो तेजी से उनकी ओर आ रहा था। वो प्रोजेक्ट 54 ही था। जैसे ही वो उनके सामने आया, सबने उस पर हमला कर दिया, पर वो बेहद शक्तिशाली था। वेदा, पिशाचराज, बेताल से वो अकेला ही लड़ रहा था। हालांकि तीनों उस पर हावी हो रहे थे, पर कुछ उतना फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने वेदा को दूर फेंका, बेताल और पिशाचराज को भी हरा दिया। प्रोजेक्ट 54 वेदा की ओर बढ़ने लगा। वो पहला अंश जो प्रोजेक्ट 54 के पास था, उस बाकी अंशों से मिलाने वाला था। अगर वो ऐसा कर लेता तो उसके पास स्टोन ऑफ डेथ आ जाता, जिससे वो मरे इंसान, जीव, राक्षस सबको जिंदा कर पाता। किसी भी राक्षस को, चाहे वो सतयुग में मारा गया हो या द्वापर युग में। और अगर ऐसा हो जाता तो बहुत अनर्थ हो जाता। वेदा शैडो क्लैन के मेंबर्स को बुलाते हैं, जिस पर शैडो क्लैन के मेंबर्स नहीं, सीधा शैडो क्लैन के राजा आते हैं, जो वेदा की परछाई से बाहर निकले। उन राजा ने निकलते ही प्रोजेक्ट 54 को पकड़ा और हवा में उठा दिया। तो इसके अंदर है हमारा ब्लैक एक्सिलर। इतना बोल उन्होंने उसके हाथ की नस काटी, तो उस नस के अंदर से काले रंग का कुछ तरल पदार्थ निकलने लगा, जो बेहद ही गाढ़ा था। मेरे सेवकों, हमारे इस एक्सिलर को एकत्रित करो। एक भी बूंद जाया नहीं जानी चाहिए। जिस पर प्रोजेक्ट 54 ने शैडो क्लैन के राजा पर हमला किया, जिस पर अब उसमें और प्रोजेक्ट 54 में लड़ाई होने लगी। वेदा, पिशाचराज और बेताल ये सब देख रहे थे। दोनों में घमासान लड़ाई हो रही थी। कभी प्रोजेक्ट 54 उन पर हावी होता, तो कभी वो प्रोजेक्ट 54 पर। हमें इनकी मदद करनी चाहिए ताकि जल्दी से उसे हरा पाए, क्योंकि दिन भी होने वाला है, वेदा ने कहा। इस पर शैडो क्लैन के महाराज हंसते हुए बोले, देखो हमारा एक्सिलर कितना अच्छा है। इसने एक मुर्दे को भी ताकतवर बना दिया। अब मैंने इसकी ताकत जान ली है।
अब बारी है सब कुछ खत्म करने की। वो इतना बोल तेजी से प्रोजेक्ट 54 के पास पहुंचे। उन्होंने उसे उठाया और अपनी पूंछ पर, जहां पर हरे रंग की आग जल रही थी, उसको जला दिया। हालांकि ये बाकी आग जैसी आग नहीं थी। उसका शरीर जल तो रहा था उस अग्नि से, पर वो जल नहीं पा रहा था। बस उसके शरीर से सारा ब्लैक एक्सिलर नीचे गिरने लगा, जो एक परछाई में गिर रहा था और जिसे शैडो क्लैन के मेंबर्स एकत्रित कर रहे थे। जैसे ही प्रोजेक्ट 54 के अंदर से ब्लैक एक्सिलर निकला, उसका पूरा शरीर सूख गया और सड़ गया। उसके अंदर से ऐसे बदबू आने लगी जैसे कितने ही वक्त से ये लाश पड़ी यहां पर सड़ रही हो। शायद इस एक्सिलर की वजह से इसमें जान थी, वरना तो ये कब का सड़ चुका था। वेदा उसके अंदर तांत्रिक की आत्मा ढूंढने लगे। उसकी पावर उन्हें सेंस नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं हो सकता, वो यहां से भाग गया, पर मुझे तो उसकी ताकत सेंस ही नहीं हुई। आखिर कब निकला वो यहां से? यहां पर किसी ने तो सेंस किया ही होगा। कहां गई वो तांत्रिक की आत्मा? अगर वो नहीं मिली तो पूरी मुसीबतें अभी टली नहीं हैं। वो वापस से आ जाएगा। वेदा काफी परेशान हो रहे थे, जिस पर शैडो क्लैन के राजा ने कहा, वेदांत, वो इसमें था ही नहीं। उसकी आत्मा कहीं और है शायद। खैर, हमें हमारा एक्सिलर मिल गया। अब बारी है हमारे जाने की। वेदांत, तुम्हारा धन्यवाद। तुमने हमारी काफी मदद करी और इस मदद के लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। उन्होंने वेदा को वही दवाई का पोटला दिया। जब भी हालत बद से बदतर हो जाए, इसे पी लेना, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब हम जा रहे हैं। और हाँ, उन मोटे ऑक्स और डरपोक गॉब्लिन से कह दो कि वो भी वापस आ सकते हैं। हम उन्हें कुछ नहीं करेंगे। ये सुन सब खुश हो गए। ऑक्स, गॉब्लिन्स और शैडो क्लैन अपनी दुनिया में वापस चले गए। एल्व्स की बॉडी इंसानों के हाथ न लगे, इसलिए शैडो क्लैन उनकी बॉडी को भी वहां पर ले गए, जहां पर कुछ एल्व्स बच गए थे। इसकी वजह से उनकी पूरी कॉलोनी खत्म नहीं हुई। हद से ज्यादा खतरा टल चुका था, पर उस तांत्रिक की आत्मा अभी भी कहीं पर थी और उस जगह के बारे में वेदा को कुछ भी पता नहीं था। खैर, वेदा उस पत्थर के वापस से 3 हिस्से करते हैं, जहां पर वो एक हिस्सा बेताल को देते हैं, एक पिशाच राज को और एक अपने पास रखते हैं। शैडो क्लैन जा चुकी थी और खतरा टल चुका था। वेदा वापस से बनारस के लिए निकलते हैं। उन्हें कुछ दिन का ब्रेक चाहिए था, क्योंकि वो हद से ज्यादा थक चुके थे और इसके लिए अब वो लंबे आराम पर जाने वाले थे। पर वो कहते हैं ना, आराम हराम है। कल कौन सा मिशन आ जाए वो नहीं जानते। उसके ऊपर से तांत्रिक की आत्मा अभी खत्म नहीं हुई थी और रागा, जो कि इस तांत्रिक का खास आदमी था, वो गायब हो चुका था। खैर, वेदा भी इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते और बनारस के लिए निकल जाते हैं। शैडो क्लैन, ऑक्स, गॉब्लिन्स, प्रोजेक्ट 54। वेदा इन सब से आज़ाद हो चुके थे। उनकी जिंदगी पहले की तरह सामान्य होती जा रही थी। आसाम से आए उन्हें 1 हफ्ता हो चुका था। वो बनारस में ही थे। उन्होंने कॉल पर प्रेसिडेंट को सारी बातें बता दी थी, जिससे WWH में एक बार के लिए शांति आ गई थी। पर शांति तब अशांति में बदल गई जब ये पता चला कि गोस्ट ईटर RG गायब है। प्रेसिडेंट ने तुरंत उसकी तलाश जारी करवा दी। सब लोग उसे ढूंढने में लगे हुए थे, पर वो कहीं मिल नहीं रहा था। वहीं वेदा इन सब बातों से बेखबर अपनी जिंदगी को पहले की तरह देख रहे थे, जहां बस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो स्नान करते, मंदिर साफ करते,
भक्तों के आ जाने पर आरती करते और प्रसाद बांटते। बाहर जानवरों में प्रसाद बांटकर वहीं गंगा तट के किनारे बैठ जाते। लोगों के घर पूजा पाठ करते। ये सब उनकी जिंदगी में चल रहा था और ये सब होते हुए एक हफ्ता हो चला था। वो पंडित की वेशभूषा में ही रह रहे थे और उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। हालांकि वो तैयार थे आने वाले हर उस मिशन के लिए जिसमें उनका सामना फिर से उन एंटिटीज से होना था जिनसे वो बचकर भाग नहीं सकते, जो उन्हें हर कदम हर मोड़ पर दिखाई देती है। जितने केसेस आ रहे थे उनमें से ज्यादातर केस वेदा कॉल पर ही निपटा देते क्योंकि उनके समाधान बहुत आसान होते और अगर कोई बात बड़ी होती तो वो वहां पर जाते आर्यन के साथ। खैर, उनकी टीम में एक और मेंबर था, मोहित जिसे सपने में फ्यूचर में होने वाली चीजें दिखाई देती थी, पर वो चीजें जो पैरानॉर्मल से अटैच है। जब से प्रोजेक्ट 54 आया था उसे बस अपने सपने में शैडो क्लैन ही दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो आराम से सो नहीं पा रहा था। और अब जब शैडो क्लैन जा चुकी है तो वो सुकून से सो रहा था। ऐसे ही सुबह का समय था। आरती कर प्रसाद बांट वेदांत गंगा तट के किनारे बैठे हुए थे और बस मां गंगा की ओर देख रहे थे। शांत शीतल जल एक धारा में बहता जा रहा था जिसे देखकर ना जाने क्यों उनके मन को बहुत सुकून मिल रहा था। उसी समय उनका फोन बजा। गुड मॉर्निंग सर, आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। आर्यन ने कहा, जिस पर वेदा बोलते हैं, अरे नहीं आर्यन, बताओ क्या बात है। जिस पर आर्यन बोला, सर एक आप कह सकते हैं कि खतरनाक केस हमारे पास आया है। जानने के लिए हमें उसका हिस्सा बनना पड़ेगा, क्या बोलते हो? आर्यन ने भी झट से हामी भर दी और वेदा को मिल गया नया केस मॉल का, जहां पर वो और आर्यन वॉचमैन बनकर जाएंगे और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर उस मॉल में हो क्या रहा है। अगले ही दिन वेदा बनारस से जालंधर के लिए निकल गई और आर्यन दिल्ली से। हालांकि आर्यन वहां पर जल्दी पहुंच गया और किसी एक होटल में जाकर रुका। उसी होटल में उन्होंने मॉल के मालिक के साथ एक मीटिंग फिक्स कर दी और वहीं डिसाइड होने वाला था कि अब आगे क्या और कैसे करना है। वेदा के पहुंचते ही मॉल के मालिक को बुलाया गया। कुछ ही देर में एक शख्स आया। उम्र ज्यादा नहीं थी, करीबन 36 साल के आसपास, और चिंताएं उसके माथे पर अच्छे से दिखाई दे रही थी। वो बैठा, जिस पर वेदा ने पानी देते हुए कहा, आपने जो भी मेल में लिखा था वो हम जानते हैं, पर क्या आप एक बार हमारे लिए सब कुछ शुरू से बता सकते हो, खुलकर, बिना कोई भी बात छुपाए, ताकि हम अच्छे से अपना काम कर पाएं। पहले तो वो थोड़ा सा हिचकिचाया और फिर बोला, वेदा जी, मैं आपको सच सच बता रहा हूं, पर यह गल ना आप किसी को बताइएगा नहीं। वैसे तो कोई बात छुपी नहीं है, मीडिया ने सब कुछ बता दिया है और पहले के अखबारों में भी काफ़ी इसका प्रचार हुआ था। पर वेदा जी, दरअसल गल ये ना कि वहाँ पर अब डेड बॉडी मिल गई है। Eight. धीरे धीरे सांझ हो चली थी। मॉल के मालिक गुरिंदर सिंह मॉल में थे और नए आए वॉचमैन को मॉल दिखा रहे थे। रात वाले वॉचमैन वेदा और दिन वाले वॉचमैन आर्यन को। वेदा और आर्यन मॉल को अच्छे से देख रहे थे। उन्होंने अपनी वेशभूषा बदल ली थी और उनके सामान को पीछे वाले कमरों में शिफ्ट कर दिया गया था। देखिए, ये है अपना मॉल। पूरे जालंधर का जी सबसे सुंदर मॉल है ये। पर देखिए लोग कितने इक्का दुक्का। स्टाफ भी धीरे धीरे काम छोड़कर जा रहा है और जो रुके हुए हैं वो कहते हैं कि हम यहाँ पर काम जरूर करेंगे, पर 6 बजते ही यहाँ से चले जाएंगे। आप बताइए, रात के समय लोग ज्यादा मॉल पर विजिट करते हैं और अगर रात को ही मॉल बंद रहेगा तो मेरा तो लॉस होता जाएगा। जिस पर वेदा यहाँ वहां देखते हुए कहते हैं, जी बिल्कुल, आपका मॉल बहुत ही सुंदर है, पर आपको बस इसकी सुंदरता दिखाई दे रही है और मुझे कुछ और दिख रहा है।
कुछ ऐसा जो शायद आप नहीं देख पाओगे। गुरिंदर हैरान होते हुए बोला, ये आपका मतलब क्या है? वेदा हल्का सा मुस्कुराए और मॉल में यहां वहां नजरें घुमाते हुए बोले, आप कह रहे हैं कि यहां पर इक्का दुक्का लोग हैं, पर मुझे तो यहां पर भीड़ दिखाई दे रही है। बस वो भीड़ जिंदा लोगों की नहीं, बल्कि मरे हुए लोगों की है। यहां पर हर जगह, हर कोने में आत्माएं हैं। जगह जगह पर वो खड़े हैं और हमें ही देख रहे हैं। खैर, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। इन आत्माओं का समाधान तो मैं आज की रात ही कर दूंगा। गुरिंदर ने डरते हुए गहरी सांस ली और मॉल दिखाते हुए बोला, जी ये है हमारा स्टोर रूम, जिसे बंद करके रखा गया है क्योंकि इसी के अंदर उस वॉचमैन की डेड बॉडी मिली थी और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो ये स्टोर रूम पुलिस वालों ने बंद करवा दिया। वेदा उस टेप के पास पहुंचे जिस पर लिखा हुआ था, क्राइम सीन डोंट क्रॉस। खैर, इसके बाद गुरिंदर वेदा को उस कमरे के पास लेकर गया जो स्टोर रूम के सामने से जो कॉरिडोर बना हुआ था वहां से जाता था। वो रास्ता बहुत पतला सा था और पहले जब ऊपर शो होते थे तो सर्कस वाले यहीं से रेडी होकर जाते थे। खैर, वो वहां पर पहुंचे तो वहां पर 5 छोटे कमरे थे और सामने एक छोटा सा मैदान था जहां पर कपड़े सुखाने की तार बंधी हुई थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। उन 5 कमरों में से 3 कमरे खुले हुए थे और आखिरी के 2 कमरे बंद थे। वेदा को उन कमरों से बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही थी। वेदा ने आर्यन को इशारा किया, जिस पर आर्यन ने अपना बैग खोला और अपने डिवाइसेस वहां पर लगाने शुरू कर दिए। सुनो आर्यन, यहीं आसपास रहना, मॉल में मत जाना। अभी हम नहीं जानते कि वो ताकत कैसी है, तो हमें आराम से काम करना होगा, क्योंकि यहां पर जो आत्माएं हैं उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया। यहां पर कोई और ही ताकत है। आर्यन हामी भरता है और कमरों के आसपास डिवाइसेस लगाना शुरू कर देता है। वेदा और गुरिंदर एक कमरे में आए जहां पर एक तख्ता बिछा हुआ था लकड़ी का, जिस पर चादर बिछाई हुई थी। वेदा जी, आप चिंता मत करिए, ये पहले वॉचमैन का है। हम इसे हटवा देंगे और यहां पर बेड और गद्दा बिछवा देंगे अच्छा सा। जिस पर वेदा उनको एक और चीज कहते हैं। गुरिंदर जी, एक और काम था। मॉल में जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगा है, आप उनका एक्सेस प्लीज आर्यन को दे दो, क्योंकि आर्यन रात को जहां जहां पर हलचल होगी वो देखेगा और मुझे बताएगा। इस पर गुरिंदर हामी भरकर बाहर निकलते हैं। सांझ हो गई थी। वेदा बाहर खड़े यहां वहां देख रहे थे। कितनी देर में स्टाफ के कुछ लोग आए और उस तख्त को बाहर लेकर चले गए और उस तख्त की जगह वहां पर उन्होंने बेड और गद्दा बिछा दिया। वहीं दूसरी तरफ आर्यन अपने डिवाइसेस लगा रहा था, मोशन सेंसर, टेम्परेचर चेक करने वाली मशीन और 1-2 और चीजें जिसके बारे में वेदा उतना नहीं जानते थे। वेदा अपने आध्यात्मिकता से काम करते थे और वहीं आर्यन टेक्नोलॉजी की मदद से, और दोनों ही चीजें किसी भी केस को सुलझाने में काफी मदद करती थी। खैर, डिवाइसेस लग चुके थे, बेड बिछ गया था और सूरज पूरी तरह से छुप गया था। रात हो गई, यानी बारी आई वॉचमैन की ड्यूटी पर जाने की। वेदा वॉचमैन के कपड़े पहने हुए थे और रूम से बाहर निकले। आर्यन वही कमरे में अकेला था। वेदा को बार बार उन 2 कमरों से बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही थी, जिसकी वजह से वेदा ने उस कमरे के बाहर जिसमें आर्यन ठहरा हुआ था उसमें राख की एक सीधी लकीर बिछा दी और अपनी ड्यूटी पर चल पड़े। चारों तरफ नेगेटिविटी थी, हर जगह पर आत्माएं ही आत्माएं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहां पर आत्माओं का मेला लगा हो। वहीं आर्यन कैमरा से देख रहा था कि मॉल में क्या हलचल हो रही है। साथ साथ वो अपने मोशन सेंसर को भी देख रहा था। वेदा पूरे मॉल में यहां वहां घूमते रहते हैं। उन्हें बहुत सी आत्माएं दिखाई देती हैं जो बार बार उन पर हमला करने आती हैं, पर वेदा उन्हें ऐसे उठाकर फेंक देते हैं
जैसे कोई चाय में से मक्खी फेंक रहा हो। ये सब आत्माएं केवल सामान्य आत्माएं थी जो मुक्ति के लिए यहाँ वहां भटक रही थी। और ये वही लोग थे जो सर्कस में जलकर मरे थे। वेदा उन सबको मुक्ति दिला सकते थे, पर वो ढूंढ रहे थे उसको जिसने वॉचमैन को मारा था, क्योंकि वॉचमैन को मारना इन सबके बस में नहीं था। और वेदा ने जहां तक ये केस पढ़ा था, वॉचमैन की मौत गला काट कर की गई थी, वो भी किसी तेज धारदार चीज से। तो उन्हें यह यकीन था कि यह काम किसी आत्मा का नहीं हो सकता, पर फिर भी कहीं थोड़ा सा चांसेस था कि यहां पर कोई ऐसी आत्मा हो सकती है जिसने उसे मारा हो, और वेदा उसे ढूंढ रहे थे। उन्हें वो आत्मा कहीं नहीं मिलती कि उतनी देर में वेदा को अपने ब्लूटूथ पर आर्यन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वेदा भागकर कमरे में जाते हैं तो आर्यन बस डर से कांप रहा था, और वहीं ईएमएफ मशीन में लाइट चल रही थी। उसमें से एक आवाज आ रही थी जैसे कोई आत्मा उनसे बात करना चाहती हो। वेदा उसे सुनने की कोशिश करती है। आर्यन काफी डरा हुआ था क्योंकि बार बार कोई दरवाजा भी पीट रहा था और किसी के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वेदा आर्यन को शांत कराते हैं और मशीन में थोड़ी छेड़छाड़ करते हैं, पर कोई भी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। वो एनर्जी सेंस करने लगे तो बगल के कमरे से एनर्जी आ रही थी। वेदा ने जाकर दरवाजे पर कान लगाया तो वेदा को आवाज सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, वो मुझे तंग करती है, सताती है, मुझे बाहर निकालो। वेदा समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इसे कौन तंग कर रही है, पर उनके दिमाग में एक बात घूमने लगी कि क्या इस आत्मा को बाहर निकालना ठीक रहेगा, क्योंकि इस कमरे से हद पार नेगेटिव एनर्जी निकल रही थी और ऐसा लग रहा था कि अगर वो बाहर आ गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। Eight. बार बार कोई दरवाजा पीट रहा था। ईएमएफ मशीन से अलग अलग आवाजें आ रही थी, और जब वेदा ने दीवार पर कान लगाया तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज थी कि जैसे कोई बगल के कमरे से कह रहा हो कि मुझे बाहर निकालो। और ताज्जुब की बात यह थी कि वो कमरा तब से बंद है जब से उस सर्कस में आग लगी है। आर्यन डर से कांप रहा था। वेदा पहले उसे शांत कराते हैं और उसके माथे पर हाथ रखकर कुछ मंत्र जप करते हैं जिससे वो शांत होगा। फिर वो गंगा जल निकालकर आसपास छिड़काव करते हैं जिससे आती आवाजें रुक जाती है। वेदा ने किसी तरह सब कुछ शांत कर दिया, पर अब ये पक्का हो गया था कि जो भी है उस बगल के कमरे में है और बहुत ही पावरफुल चीज है। खैर, किसी तरह उन्होंने अपनी रात की ड्यूटी पूरी करी और उन्हें अब इतना पता लग चुका था कि जो भी हो रहा है, वॉचमैन का मर्डर या कोई और चीजें, ये कोई और आत्मा नहीं कर रही, क्योंकि जो आत्मा किसी शख्स को मार सकती है वो उस कमरे में कैद है, और जो आत्माएं मॉल में घूम रही है वो किसी को मार नहीं सकती। वो केवल इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में फंसी हुई है। अगले दिन की सुबह हुई। वेदा रूम पर आए, फ्रेश वगैरह हुए और लेट गए। वहीं आर्यन आराम से सो रहा था, जिसे वेदा ने उठाया क्योंकि अब उसकी ड्यूटी की बारी आ चुकी थी। खैर, ऐसा करते करते 9 बज गए। वेदा सो रहे थे और आर्यन ड्यूटी पर जा चुका था कि तभी अचानक से वेदा के रूम का किसी ने दरवाजा खटखटाया।
वेदा झटके से उठे। उन्होंने दरवाजा डरते डरते खोला तो सामने हवलदार खड़ा था। तुम हो ना रात के वॉचमैन? चलो आओ, साहब बुला रहे हैं, कुछ पूछताछ करनी है। वेदा कपड़े बदलकर मॉल में गई तो स्टोर रूम के सामने ही इंस्पेक्टर खड़े थे जो अपनी फाइल्स में कुछ लिख रहे थे। आरएन भी वही बगल में खड़ा था। सर, मैं ले आया इसे, उस हवलदार ने बोला, जिस पर वो इंस्पेक्टर वेदा को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, अच्छा तो तू है वो जो रात को यहां पर चौकीदारी करता है। यहां पर जब मर्डर हुआ है तो कैसे कोई भी आदमी आकर यहां पर, गुरिंदर, वो कोई सबूत गायब हो गया ते सारा कुछ मेरे मत्थे आ जाना है, समझा तू? और तू है कौन तू? उस इंस्पेक्टर ने वेदा का कॉलर पकड़ा, जिस पर वेदा ने कहा, देखिए, मेरा नाम वेदांत मिश्रा है और मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूं। यहां पर मर्डर तो हुआ ही है, पर और भी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं यहां पर आया हूं। यहां पर भूत भी है और जिसे भगाने के लिए गुरिंदर जी ने मुझे बुलाया है। तो आप अपना काम करिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। वेदा ने अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहा, जिस पर वो इंस्पेक्टर चढ़ गया। सालिया, तू है कौन जो इतना तितक रहा है? ये बाबा भी ना आजकल के मॉडर्न हो गए हैं। ओए सुखी, और डाल इसको जीप में, पड़ेंगे ना जब पीछे 4 डंडे, सारा पैरानॉर्मल निकल जाना इसका। जब चीजें हाथ से पार हो गई तो वेदा ने फोन निकाला और एक कॉल मिलाया, सारी बात बताई और बस फोन रख दिया। वो इंस्पेक्टर हंसने लगा। क्या हुए, किसको फोन मिलाया था? कमिश्नर को? और जिसको ही मिलाना मिला ले, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। कि एकदम से उसका फोन बजा। वो देखो सुखी, किसका फोन आ रहा है, और फिर लेके चलते इनको। उसने जेब से फोन निकाला और सुखी को दिया। सुखी ने जैसे ही फोन की ओर देखा तो वो डर गया। साहब जी, कमिश्नर का फोन है। इंस्पेक्टर ने एकदम से फोन लिया। जैन सर? जी सर। हाँ जी सर। पर सर, नहीं सर। समझ गया, जय हिंद। सबको इतनी आवाज सुनाई दी। उसने फोन रखा। ओ सुक्की, चल चलें, इनको कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से फोन आ गया। ओ, आपने ऐसा किसको फोन मिला दिया जो सीधा मुझे कमिश्नर का कॉल आ गया? यार जो भी है, चंगा चंगा गुरिंदर, मिलते हैं। वेदा सुनकर हंसने लगे। दरअसल उन्होंने WWH के प्रेसिडेंट को कॉल मिलाया था, जिसे 1 मिनट के अंदर ही उस इंस्पेक्टर को कॉल आ गया। वो दोनों जाने लगे कि तभी पीछे से वेदा ने कहा, इंस्पेक्टर, तुम्हारा काम आसान कर देता हूं। कल रात को मुझे यहां पर जो आत्माएं रहती हैं, उन्होंने कुछ बताया। वो आत्माएं हमेशा यहां पर रहती हैं और अभी भी हैं यहां पर। यहां पर जो कुछ होता है वो सब चीजें देखती हैं, और उन्होंने मर्डर भी देखा है। जो ये वॉचमैन था ना, इसका मर्डर इसके भाई और बीवी ने मिलकर किया है, जो अब यहां से भाग चुके हैं। मर्डर हुआ है जमीन के पीछे और रोज इनकी लड़ाई होती थी, और वॉचमैन के भाई का अफेयर वॉचमैन की बीवी के साथ चल रहा था। इन दोनों को पकड़ो, ये अपने गांव जा चुके हैं। जब आप इनको 4 डंडे मारोगे ना, सच सच बोलने लग जाएंगे। धन्यवाद कर देना, मेरा केस आसान कर दिया आपका। दांत पीसकर इंस्पेक्टर वहां से निकल गया और आर्यन और गुरिंदर वेदा को मान गए। ओह वेदा जी, तुझे तो कमाल करता। इंस्पेक्टर भी चले गए, केस भी सोल्व कर दिया। पर इन भूतों का भी कुछ करो, मेरे मॉल में भरे पड़े हैं, भगाओ इनको, गुरिंदर ने कहा। जिस पर वेदा थोड़ा आगे आए
और बोले, तुम्हारे मॉल का भी काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे एक सपना आया था, और सपने में आया था वो जादूगर जिसकी वजह से आग लगी थी। दरअसल उसने अपने शो को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए एक तांत्रिक से 3 कच्चे कलवे लिए, और उन 3 कच्चे कलवों को जो सामने ऑडियंस बैठी थी उनमें से 3 बच्चों के अंदर डाल दिया और उनके हाथ में आग लगा दी। अब उनके अंदर आत्माएं थी तो उन्हें कुछ हो नहीं रहा था। सब हैरान हो गए। एकदम से वो कच्चा कलवा आपे से बाहर आ गया और हवा में उड़ने लगा, जिससे पर्दों में आग लग गई। उन्होंने दरवाजे भी बंद कर दिए, पूरा हॉल जलने लगा। पर उस जादूगर ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उन तीनों आत्माओं को वापस से अपने कंट्रोल में लाने लगा और उसी कमरे में लेकर चला गया और कैद कर लिया। वहां पर उन तीनों आत्माओं ने उस जादूगर को मार दिया। सबको लगा कि उसने आत्महत्या की है और अभी भी उस जादूगर की आत्मा उन तीनों कच्चा कलवा को रोके हुए है। पर अब चीजें शायद हद से ज्यादा हो चुकी हैं और अब बारी आ गई उन्हें मुक्त करने की। इसकी विधि हम आज रात को ही करेंगे। सुनिए गुरिंदर जी, मैं आपको पर्ची में सामान लेकर दे रहा हूं। आप बाजार जाइए और ये सामान लेकर आइए। आज रात को ही आपके मॉल को भूतों से मुक्त कर देंगे। वेदा ने जो जो सामान गुरिंदर को लाने को कहा था वो सामान वो ले आया था। सामान थे यही लाल सिंदूर, चंदन, आम की पत्तियां, लकड़ियां और कुछ और सामान। वेदा ने आसमान की ओर देखा तो सूरज अब छुप गया था और चांद आने वाला था। आर्यन अपने डिवाइसेस निकाल रहा था क्योंकि अब उनका काम खत्म हो चुका था। वेदा की ये विधि रात को 12 बजे होने वाली थी। गुरिंदर ने सारी तैयारी कर ली थी। स्टाफ छुट्टी पर जा चुका था और वेदा ने गुरिंदर और आर्यन के लिए एक घेरा बना दिया था ताकि उन्हें वो आत्माएं कुछ न कर सके। काफी देर तक वेदा को तैयारी करते करते हो गए। वेदा ने वक्त देखा तो रात के 10:30 हो रहे थे। वेदा ने अपने सामने एक हवन कुंड लगा लिया। कलश में गंगा जल भरकर उसके ऊपर आम की पत्तियां रख दी, लकड़ियां सजा के रख दी कि वक्त होते ही वेदा उसमें आग लगा देंगे। सारी तैयारी जब हवन कुंड की हो गई तो उन्होंने एक झोला उठाया जो वो खुद जाकर लेकर आए थे। आर्यन और गुरिंदर को भी नहीं पता था कि उस झोले के अंदर क्या है। वेदा ने उस झोले को खोला तो उसके अंदर राख थी। उस राख को वेदा ने निकाला और हवन कुंड और अपने बैठने की जगह को उस घेरे से ढक दिया और उसका एक छोर वो लेकर गए उस दरवाजे तक जो बंद था और जिसके अंदर वो आत्माएं थी। वेदा को ये सब करता देख वो सब हैरान हो रहे थे कि आखिर वेदा के दिमाग में चल क्या रहा है, ये कोई भी नहीं जानता था। वेदा ने 4 दिए निकाले और एक लाइन से रख दिए। वक्त देखा तो विधि शुरू करने का वक्त हो चुका था। वेदा ने विधि अनुसार आग जलाई और मंत्र जप करना शुरू कर दिया। दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा। दरवाजे को एक लाल रंग के धागे से बांधा गया था। वेदा ने हवन कुंड में से एक पतली सी लकड़ी उठाई जो कि जल रही थी और उसे सीधा फेंका उस लाल धागे की ओर। उससे वो लाल धागा भरभरा कर जलने लगा और दरवाजे का लॉक अपने आप खुल गया। एक झटके से दरवाजा खुला। वेदा ने अपना मंत्र तेज किया। गुरिंदर ने तो डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। कोई उस कमरे से बाहर नहीं आ रहा था, बस उसके अंदर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई अंदर किसी पर जुल्म कर रहा हो। ये आवाजें बच्चों की थी। वेदा ये जानते थे कि आवाजें क्यों आ रही है। दरअसल वो जादूगर उन आत्माओं को बाहर भेजना चाहता था ताकि वो उस विधि से मुक्त हो सके, पर वो बच्चों की आत्माएं बाहर नहीं आना चाहती थी। वेदा ने मंत्र जब तेज किए, जिसके बाद वो सब और चिल्लाने लगे और किसी तरह वेदा ने एक अग्नि का तिनका उठाया और जोर से उस
कमरे के अंदर फेंका, जिससे एक आत्मा बाहर आई। जो वेदा ने राख से रास्ता बनाया था वो तेजी से उस पर भागने लगी। वेदा को वो आत्मा दिखाई दे रही थी, पर आर्यन और गुरिंदर को नहीं दिखाई दे रही थी। उन्हें बस उस राख पर छोटे छोटे कदमों के निशान दिखाई दे रहे थे। वेदा ने एक दिया उठाया, उन चारों में से हवन कुंड में से अग्नि ली और उसे जला दिया। मंत्र जब तेज किया, जिससे वो आत्मा तेजी से भागते हुए सीधा उस दिए की अग्नि में जा कूदी और उसी में समाहित हो गई। आर्यन और गुरिंदर ये देखकर सकपका गए। फिर वेदा ने दूसरी आत्मा को बुलाया, वो भी नहीं आ रही थी, जिस पर वेदा ने फिर से हवन कुंड में से अग्नि का तिनका उठाया और फेंका उस कमरे में, जिससे दूसरी आत्मा निकलकर बाहर आई और फिर उसी राख पर चलने लगी। पहले की तरह आर्यन और गुरिंदर को बस उसके कदम दिखाई दे रहे थे। वेदा ने दूसरा दिया उठाया और हवन कुंड की अग्नि से उसे भी जलाया, जिससे वो दूसरी आत्मा उसके अंदर समाहित हो गई। अब बारी आई तीसरी आत्मा की, जो कि वेदा के बिना बुलाए बाहर आ गई और उस राख पर चलने लगी। वेदा ने तीसरा दिया उठाया और उसे भी अग्नि में समाहित करवा दिया। अब बारी आई जादूगर की आत्मा की, तो वह दरवाजा बंद होने लगा, जिसका बस एक ही मतलब था कि वो जादूगर की आत्मा इस दुनिया से मुक्त नहीं होना चाहती थी। वेदा ने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। दरवाजा बंद होने से पहले ही वेदा ने हवन कुंड से अग्नि का तिनका उठाया और उसे कमरे में फेंका, जिससे वो जादूगर की आत्मा भागकर बाहर आई और उस राख पर चलने लगी। वो बार बार यहाँ वहां जाने की कोशिश कर रही थी और वेदा उसे पकड़ते जा रहे थे। वेदा ने अपनी सारी शक्तियां एकत्रित की और मंत्र जप तेज किया और उसे एक छोटे से दिए में समाहित करवा दिया। आर्यन और गुरिंदर को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, पर वेदा ने मंत्र का जप तेजी से करना शुरू किया। वो तेज तेज बोलने लगी और हवन कुंड की अग्नि को तेज कर दिया। मॉल में जितने भी आत्माएं थी वो भागकर उस अग्नि की ओर आने लगी, क्योंकि वेदा ने खोल दिया था मुक्ति का द्वार। वो सब आत्माएं उस राख पर चल रही थी। वेदा के करुण आत्माओं को मुक्त करा रहे थे। ये करते करते 3 घंटे लग गए और वेदा एकदम से बेहोश हो गए। सुबह होते ही वेदा को होश आया। गुरिंदर और आर्यन ने चैन की सांस ली। आर्यन अब बिल्कुल ठीक थे। गुरिंदर उनका धन्यवाद करते हैं और उनके पैसे देते हैं, जिस पर वेदा और आर्यन वहां से चले जाते हैं। इस तरह वेदा और आर्यन ने एक और केस को सॉल्व कर दिया, जो लिंक था एक मर्डर से, जो मर्डर उस आत्मा ने नहीं बल्कि उसके छोटे भाई ने किया था।